हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें स्टेबिलिटी को समझ रहे थे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के काइनेटिक स्टेबिलिटी को समझेंगे। तो देखो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो काफ़ी डिटेल में हम लोग देखे, और उसमें बताए थे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेनली डिपेंड करता है मेटल लिगैंड के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, और वह मेटल लिगैंड बॉन्ड का एनर्जी, उसका स्टेबिलिटी फिर बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, जो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ काइनेटिक स्टेबिलिटी को एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। यह डील करता है कि हाउ फार या हाउ रेडियली ए complex is formed rather than how stable it is। एक कंपाउंड कितना स्टेबल है यह ना बतला करके यह बतलाता है कि वह कॉम्प्लेक्स कितना तेज़ी से बन रहा है। एक कॉम्प्लेक्स जितना तेज़ी से बनेगा मतलब कि वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल हुआ, और यदि कॉम्प्लेक्स तेज़ी से बन रहा है उसका मतलब कि उसका जो रेट कांस्टेंट है वह ज़्यादा होगा, और उस कॉम्प्लेक्स का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगा। पढ़े हम लोग ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट कांस्टेंट मतलब के स्मॉल के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट कम, रेट कांस्टेंट कम मतलब कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम। अरे जाहिर सी बात है कि जिसका रेट कांस्टेंट कम है मतलब कि जो कंपाउंड बनना ही नहीं चाह रहा है, इसका मतलब कि वह कम स्टेबल है। यदि वह कंपाउंड आसानी से बन रहा है तो आसानी से तभी बन रहा है जब वो ज़्यादा स्टेबल है। कम स्टेबल चीज़ क्यों जल्दी बनेगा? नहीं बनेगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बतला रहा था कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है। यह बतला रहा है कि स्टेबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, यह बोल रहा है कि वह कितना आसानी से बनेगा। और अब इस काइनेटिक स्टेबिलिटी के अनुसार कि कंपाउंड जितना आसानी से बनेगा, जितना तेज़ी से बनेगा, उस प्रोसेस का रेट कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। और यह रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना बड़ा होगा मतलब वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में बेसिकली हम लोग उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन का रेट को पढ़ते हैं, जबकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल लिगैंड का बॉन्ड है उस बॉन्ड के डिसोसिएशन एनर्जी को पढ़ते हैं, उसके स्टेबिलिटी को जो है पढ़ते हैं। अब इसमें से दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। complexes which gives substitution reaction radially, और दूसरा complexes which gives या give substitution reaction रेयरली। तो वैसे कॉम्प्लेक्स जो काफ़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वे कहलाते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ स्टेबल अनस्टेबल ना बोल करके हम लोग दूसरा चीज़ बोलते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं वे कहलाएंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो वही बात हुआ, इनर्ट है मतलब किसी से नहीं रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह स्टेबल है। तो यहाँ स्टेबल ना बोल करके हम लोग इनर्ट बोलेंगे। और जो आसानी से रिएक्शन कर जा रहा है इसका मतलब कि वह कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को ही यहाँ हम लोग इनर्टनेस और लेबाइलिटी से जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में बेसिकली यही अंतर है कि यहाँ कॉम्प्लेक्सेस को पहचाना जाता है उसके रिएक्शन के आधार पे, कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है मतलब वह लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, कम स्टेबल है। रिएक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि कम स्टेबल है। यदि पहले से जुड़ा हुआ लिगैंड उसमें ठीक है, जैसे मान लो कि MX4 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, Y से रिएक्शन करवा रहे हैं, बहुत जल्दी हो जा रहा है, MX3 Y + X ऐसा।
तो यह जो लिगैंड सब्स्टिट्यूट कर रहा है वाई के द्वारा, इसीलिए क्योंकि यह लिगैंड इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, मतलब हो सकता है उसका बॉन्ड कमजोर है या कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो ये रिएक्शन आसानी से कर जा रहा है, मतलब लेबाइल है। लेकिन वाई से करवा रहे हैं, रिएक्शन आसानी से कर ही नहीं रहा है, तो फिर वह इनर्ट होगा। और यह आसानी से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, कितना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यह बेसिकली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हाफ लाइफ के मदद से। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सारा टर्म यूज होगा। तो बोल रहा है कि जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका हाफ लाइफ लेस देन 1 मिनट होता है, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका हाफ लाइफ मोर देन 1 मिनट होता है। हाफ लाइफ का कंसेप्ट यदि आप जानते हो तो कोरिलेट करके देख सकते हो कि कैसे यह स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने वाला है। समझ गए बात को। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग स्टेबल अनस्टेबल ना बोल करके इनर्ट और लेबाइल बोलेंगे। और इनर्ट लेबाइल बोलने का मतलब क्या हुआ, समझ गए। लेबाइल मतलब कि वह आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और इनर्ट मतलब वह आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्या इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं, ज़रा इसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मिला करके यदि देखोगे तो उसके अनुसार ऑल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल एंड ऑल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे CO NH3 का होल 6 पे 2+ और एक CO NH3 का होल 6 पे ट्रिपल+। इसके बारे में जो पीछे VBT या CFT में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और उसी के अनुसार यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब बोले थे ना कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, मतलब बाहर का d वाला इन्वॉल्व होगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। मतलब यदि समझें तो 3d 4s 4p3, और इसको समझ लो 4s 4p3 और 4d2, सेल सेम रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो d है वह आउटर सेल है, इसमें जो d है इनर सेल है। अब इनर सेल के d ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा और आउटर सेल के d ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, और यही ऑर्बिटल चूँकि बॉन्ड बना रहे हैं तो बड़ा ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो लंबा होगा। तो यहाँ जो CO और NH3 के बीच का बॉन्ड होगा वह लंबा होगा, और लंबा होगा मतलब कि कमज़ोर होगा। लेकिन वही यहाँ जो बॉन्ड बनेगा CO और NH3 के बीच, या छोटा होगा स्मॉलर, और छोटा होगा मतलब कि मजबूत होगा। मजबूत होगा मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो हैं वे ज़्यादा स्टेबल होंगे। समझ गए। तो जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वे लेबाइल होंगे, इसीलिए क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगैंड बॉन्ड लंबा और कमज़ोर होता है, आसानी से टूट जाएगा। जबकि इनर ऑर्बिटल लिगैंड है तो इसमें मेटल लिगैंड का बॉन्ड मजबूत होगा, और मजबूत होगा मतलब छोटा है इसलिए मजबूत होगा, तो यह जल्दी से टूटेगा नहीं, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो एक इस बात को आप याद रखोगे। हो सकता है पूछे कि ये दोनों में जो है ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है। अब कुछ वैसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जो इनर हैं कि आउटर हैं फर्क नहीं पड़ता है। यदि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी आर लेबाइल, कि वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल के पास वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है लो एनर्जी का, वे सारे कॉम्प्लेक्स जो है क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। वे बड़ा जल्दी से जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे TiH2O का होल 6 पर ट्रिपल+,
हेयर Ti++ इज द सेंट्रल मेटल आयन। कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो 3D1, और 3D1 है तो लिगैंड क्या फ़र्क नहीं पड़ता, ही होगा इनर ऑर्बिटल ही। देखो यहाँ से ये 3D हुआ, फिर 4s हो जाएगा, फिर 4p, ऐसा इस सब में लिगैंड आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। लेकिन अभी भी जो ये 2d ऑर्बिटल है 3D वाले, वे वैकेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिए हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हमेशा लेबाइल होंगे, भले ही इनर ऑर्बिटल है लेबाइल होगा। क्यों? क्योंकि यही खाली ऑर्बिटल में अब कोई लिगैंड चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर कोई रिएक्शन करवा सकता है। समझ गए इस बात को? तो वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल हो, लो एनर्जी कहने का मतलब हुआ कि लोअर ऑर्बिटल का, लोअर सेल का, हालांकि 4p के बाद 4d के भी तो 5 खाली हैं, लेकिन इनका एनर्जी हाई होगा, तो ऐसे ऑर्बिटल को नहीं, लोअर एनर्जी मतलब कि जो इनर सेल में खाली ऑर्बिटल है उनको देखना है। तो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि लोअर एनर्जी सेल में वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो कॉम्प्लेक्स विल बी ऑलवेज लेबाइल, आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। उसी प्रकार से लैबिलिटी और इनर्टनेस वह कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स मतलब कि कुछ इस प्रकार का होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा। यदि दोनों को आप देख रहे हो तो यह कंप्लीटली सैचुरेटेड है, लेकिन यह थोड़ा अनसैचुरेटेड नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 वैकेंट साइट अभी भी है, और यही दोनों वैकेंट साइट में लिगैंड आसानी से आकर के जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ देखोगे तो यह ज़्यादा सिमेट्रिकल है, 6 लिगैंड से ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो अब यदि और लिगैंड आना चाहेंगे तो फिर यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होगा, और जब स्टेरिक रिपल्सन होगा तो हो सकता है कि लिगैंड आकर के ना जुड़े। तो चूंकि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड नेचर के हैं, इसमें 2 वैकेंट साइट है, तो आसानी से लिगैंड आकर के जुड़ेंगे और इसमें रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी साइट्स ऑक्यूपाइड हैं, यदि और लिगैंड्स आते हैं तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, और ऐसे केस में इनका रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस आर मोर लेबाइल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या इसी को उल्टा बोलें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इनर्ट देन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। साथ ही साथ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं, इनर्टनेस या लाइबिलिटी। तो जैसे मान लो आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हो NaH2O का होल 6 पे प्लस, फिर आप ले रहे हो MgH2O का होल 6 पे 2 प्लस, फिर ले रहे हो AlH2O का होल 6 पे 3 प्लस। और यदि पूछे कि तीनों में सबसे ज़्यादा लेबाइल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा लेबाइल दिस वन, इससे कमी और इससे कमी। और सीधा सा रीजन है कि Na पर 1 प्लस, Mg पे 2 प्लस, Al पे ट्रिपल प्लस, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पढ़ें कि जैसे जैसे प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा साइज घटेगा, हैं। तो यदि इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 है, इसमें 13, ज़्यादा प्रोटॉन है, तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, उससे बड़ा Mg डबल प्लस, और सबसे बड़ा Na प्लस। अब यदि इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका जो बॉन्ड बनेगा लिगैंड के साथ वो सबसे लंबा और कमज़ोर होगा, वीकेस्ट यहाँ जो बनेगा कमज़ोर ही रहेगा, और यहाँ जो है सो स्ट्रॉन्ग क्योंकि छोटा बॉन्ड। समझ गए बात को? तो सेंट्रल मेटल आयन पे जितना कम चार्ज है बॉन्ड उतना कमज़ोर होगा, और वह कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा लेबाइल होगा।
लेकिन यदि सेंट्रल मेटल आयन पे ज़्यादा चार्ज है तो बॉन्ड छोटा मजबूत बॉन्ड होगा, इनर्ट की ओर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज है मतलब वो उतना ज़्यादा इनर्टनेस। तो लायबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ CMI। सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट में जो है लायबिलिटी, चूंकि चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली साइज का डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसी में जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स आप लेते हो MgH2O का होल 6 पे 2+, फिर आप लेते हो CaH2O का होल 6 पे 2+, फिर SrH2O का होल 6 पे 2+। तो चार्ज तो सेम है Mg2+, Ca2+, Sr2+, लेकिन साइज की बात करें तो मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रोंटियम, और जितना बड़ा साइज है मतलब कि वह लिगैंड के साथ उतना लंबा बॉन्ड बनाएगा, और लंबा मतलब कमज़ोर। यहाँ जो है इससे छोटा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा है, इससे सबसे छोटा बॉन्ड। तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटरमीडिएट का रिव्यू हो गया सबसे कमज़ोर। तो बस इसको याद रखोगे ना कि लायबिलिटी चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि चार्ज ज़्यादा तो लेबाइल कम, लेकिन साइज ज़्यादा तो लेबाइल ज़्यादा, और लेबाइल ज़्यादा मतलब अनस्टेबल ज़्यादा, ऐसे समझना है। तो ये थे स्टेबिलिटी, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को। पहले स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट के आधार पे, उसके बाद कई थ्योरेटिकल फैक्टर्स के आधार पे, और उसके बाद फिर यह काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काफ़ी अच्छे से जो है सारे पॉइंट्स को आप कवर अप करोगे। तो यह स्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो है यहाँ से समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वह है मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। हेयर कार्बोनिल स्टैंड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह जो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, साथ ही साथ पाई एक्सेप्टर नेचर का है, और यह जनरली एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। आप जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, सबसे वाइड रेंज में कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल का ही है। इवन कि सबसे ज़्यादा रिसर्च एरियाज जो है कोऑर्डिनेशन के फील्ड में, वह इस कार्बोनिल को लेकर के ही है। रीज़न बताए कि यह एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, साथ ही साथ पाई एक्सेप्टर नेचर का है। पाई एक्सेप्टर नेचर का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड किस आधार पे बोला जा रहा है, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लें इस मेटल कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन। कई आधार हैं, जैसे एक हो सकता है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल, जिसमें ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एज लिगैंड्स। उसी प्रकार से एक हेट्रोलेप्टिक होगा, जिसमें CO प्लस अदर लिगैंड भी होंगे, CO के अलावे, जैसे NiCO का होल 4। वही यहाँ है ArHCO का होल 2 I2 माइनस। तो इसमें कार्बोनिल के अलावे आयोडाइड भी आ गया लिगैंड, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल। और इसमें केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही, इसके अलावे कोई लिगैंड नहीं है, तो दिस इज होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। तो एक बेसिस यह हुआ लिगैंड कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही है या उसके अलावे कुछ और भी है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो होमोलेप्टिक, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावे यदि कुछ और भी है तो उसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। इसके अलावे फिर उसमें कितने मेटल एटम्स हैं, उस आधार पे भी क्लासिफिकेशन है। जैसे मोनोन्यूक्लियर
और दूसरा पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो मोनोन्यूक्लियर का मतलब हुआ ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें पॉलीन्यूक्लियर माने मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम। जैसे वही NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, CrCO का होल 6। मोर देन वन में जाओगे तो जैसे CO2 CO का होल 8, Mn2 CO का होल 10, Fe3 CO का होल 12, CO4 CO का होल 12। ऐसे तो यदि एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, लिगैंड सारे कार्बोनिल ही होंगे, तो वह मोनोन्यूक्लियर कहलाएगा। और यदि एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड वही सारे कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहेंगे, तो पॉलीन्यूक्लियर। इसी में फर्दर है नन ब्रिज्ड और दूसरा है ब्रिज्ड। तो नन ब्रिज्ड मतलब कि ऑल CO लिगैंड्स आर टर्मिनल, और इसमें होगा टर्मिनल CO लिगैंड्स प्लस ब्रिजिंग CO लिगैंड्स। ऐसा तो कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगैंड हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि वे सारे टर्मिनल ग्रुप पे ही हो, किनारे हो, कोई ब्रिज का काम ना करे, तो वे नन टर्मिनल या नन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और यदि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड माने कार्बोनिल लिगैंड ब्रिजिंग लिगैंड का भी काम करे, तो फिर वे कहलाएंगे ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ का स्ट्रक्चर जैसे NiCO का होल 4 देख चुके हैं VBT में हम लोग। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कार्बन डोनर एटम टेट्राहेड्रल। उसी प्रकार से FeCO का होल 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। TBP उसी प्रकार से CrCO का होल 6, ऐसा ऑक्टाहेड्रल। तो ये सभी मोनोन्यूक्लियर में भी जो है होमोलेप्टिक नेचर के हुए, एक ही मेटल आइटम है सब में, और सब में कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। इसके अलावा कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी देखें जिसमें एक से ज़्यादा होगा। तो अभी तक जो ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा उस आधार पे, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और टेट्राहेड्रल। लेकिन यदि पॉलीन्यूक्लियर हो तो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं करेगा। जैसे Mn2CO का होल 10 हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं करने वाला है। Mn के बीच और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिगैंड। वैसे इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक इधर। ये हो गया Mn2CO का होल 10। उसी प्रकार से CO2CO का होल 8। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कोबाल्ट के बीच बॉन्ड, प्रत्येक कोबाल्ट से 3 टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड और 2 इसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड। ऐसा तो दिस वन इज ब्रिजिंग लिगैंड, जो 2 मेटल एटम को जोड़ रहा है, और ये कहलाएगा टर्मिनल। क्या अंतर है? तो ब्रिजिंग लिगैंड में आप देख रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन वही टर्मिनल की बात करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस हुआ ब्रिजिंग और टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड के बारे में। तो यदि टर्मिनल के अलावे ब्रिजिंग भी हो तो ऐसे ही कहलाएंगे ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स, और सारे टर्मिनल हो तो ये कहलाएगा नन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स।
इसके अलावे एक लें CO4 CO का होल 12, या फिर Fe का ही लेकर के चलो आप, Fe3 CO का होल 12, और एक लो IR4 CO का होल 12। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ इरिडियम 4 है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होगा सब इरिडियम ऐसा, और प्रत्येक से 3-3 कार्बोनिल जोड़ दो, सबसे 3-3 कार्बोनिल, ऐसा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मैनर में। लेकिन वही यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि 3 ही आयरन है, तीनों के पास कुछ टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड्स होंगे, इसके पास 4 ऐसा। तो 3 3 6 4 10, बाकी के जो 2 बच गए वे होंगे ब्रिजिंग। तो यहाँ से एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसमें लिगैंड 12, यहाँ भी लिगैंड 12, यही 12 में से 2 यहाँ ब्रिजिंग बन गए, जबकि यहाँ कोई ब्रिजिंग नहीं है। आयरन की बात करोगे तो यह 3D सीरीज का है और इरिडियम 5D सीरीज का है, ग्रुप अलग अलग है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे 3D से 4D और 4D से 5D, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ब्रिजिंग नेचर है वह डिक्रीज करते जाता है। और ब्रिजिंग नेचर डिक्रीज करने के पीछे कारण क्या सो देखो कि इरिडियम चूँकि 5D का है तो साइज़ तो इसका बड़ा होगा 3D के तुलना में, और जब इसका बड़ा साइज है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ये दोनों को जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। बड़ा बड़ा साइज का ना, काफ़ी दूर होगा, तो दूर होगा तो दोनों के बीच ब्रिज बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि आयरन का साइज छोटा है तो छोटा साइज है तो यहाँ यह आसानी से ब्रिज बना सकता है। जैसे ऐसे समझो ना कि कोई ऐसी नदी है जिसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो कि 2 किलोमीटर चौड़ाई का है, और एक नदी है जिसका चौड़ाई 500 मीटर है। अब बताओ किस पर ब्रिज बनाना आसान होगा? ऑब्वियसली 500 मीटर वाले पे आसान होगा, चौड़ाई कम है आसानी से बन जाएगा, चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ बनना जो है सो थोड़ा मुश्किल होगा। तो यह जो ब्रिजिंग नेचर है कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड का, यह कम होते जाता है जैसे जैसे मेटल एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से मेटल कार्बोनिल का इंट्रोडक्शन अभी तक हम लोग देखे हैं कि मेटल कार्बोनिल मतलब वैसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज लिगैंड्स हो। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही है तो होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावे भी कोई लिगैंड है तो हेट्रोलेप्टिक। एक मेटल एटम है तो मोनोन्यूक्लियर, एक से ज़्यादा है तो पॉलीन्यूक्लियर। सारे कार्बन मोनोऑक्साइड यदि टर्मिनल लिगैंड हैं तो नन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स, और नन टर्मिनल के अलावे कुछ ब्रिजिंग लिगैंड भी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो वह ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स। और फिर कुछ का स्ट्रक्चर जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कि जैसे जैसे मेटल एटम का साइज बढ़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्रिजिंग टेंडेंसी घटते जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ा ही डिटेल में इसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा इस मेटल एटम के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो खैर इसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।